नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दोबारा खुश आमदीद। सीधा अपने कॉल्स लेते हैं। आखिरी हिस्सा काफ़ी जल्दी गुजर जाता होता जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुखार साहब, एक क्वेश्चन पूछना था। मेरा एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका क्वेश्चन है। बस शॉर्ट मैंने रखिएगा ताल्लुक किया प्लीज़। था अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ। वो रिफ्यूज हो गया। उसके बाद सारे अपील राइट्स भी एग्जॉस्ट हो गए। जुडिशियल रिव्यू किया, वो भी खत्म हो गया। अब ये है कि मैं नॉन स्पोर्ट पे हूँ और मेरे बच्चों को यहाँ पे 7 साल हो गए हैं। 7 साल और तकरीबन 4 महीने हो गए हैं। ओके, तो अब ये पूछना था कि अब कोई रिमूवल का तो नहीं कोई खतरा, या अब क्या आगे हो सकता है? अब क्या आगे हो सकता है? आपका अभी क्या पेंडिंग है जी? क्या चल रहा है आपका अभी? अभी इस टाइम जुडिशियल रिव्यू वो तकरीबन 3 महीने हुए हैं, रिफ्यूज हो गया है। अच्छा, अभी इस टाइम कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। और आपके बच्चे के 7 साल कब हुए हैं? वो जुलाई में। जुलाई में। सो आपका जुडिशियल रिव्यू से पहले रिफ्यूज़ हो गया था? जुडिशियल रिव्यू उससे पहले रिफ्यूज हो गया। ओके, आई थिंक बेस्ट आपके लिए जो सिचुएशन बनती है जी, नई एप्लीकेशन डालें। नई एप्लीकेशन डालें जो कि पूरी आपकी तमाम लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, वो तमाम चीज़ें उनके बारे में, क्योंकि आपके अगर तीनों बच्चों को 7 साल हो गए यहाँ पे, तो वो 7 साल से उम्रें तो उनकी काफ़ी बड़ी होंगी। सो उन्होंने काफ़ी होश के फिर 7 साल यहाँ पे गुजारे हुए हैं, जो आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब जब आपकी एप्लीकेशन की जा रही है, उस वक्त आप एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि जी 7 साल बच्चों के होंगे तो हम 7 साल के बेस पे कंसिडर करेंगे। आपने एप्लीकेशन डाली, अपीलें की, आपने जुडिशियल रिव्यू किया, सब कुछ उस टेक्निकल रिक्वायरमेंट को छोड़ के किया कि जहां पे आपको नजर आ रहा है कि जी 7 साल तो अभी हुए नहीं, वो उस रूल के अंदर तो आते ही नहीं। पैराग्राफ 276 AD के अंदर अब आए हैं वो जाके, जब आपकी तमाम अपीलें वगैरह, आपके जुडिशियल रिव्यूज सब कुछ खत्म हो चुके हैं। सो ये तो मेरे लिए तो एक बड़ा एक सिंपल आंसर बनता है कि आपको नई एप्लीकेशन करनी है। अब आपके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और आप मियाँ बीवी हैं। आई एम अस्यूमिंग कि आप माशाल्लाह 5 अप्लाई करना चाहते हैं। सो अगर आप 5 अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सिर्फ होम ऑफिस की फीस है वो 811 पाउंड पर पर्सन है। उसके ऊपर आपने इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करना है, वो आपका 500 500 500 500 500 सबका इकट्ठा जाएगा। सो आपको जो एक फ़ायदा है वो ये कि अगर आप नेस सपोर्ट पे रह रहे हैं तो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। सो आप अप्लाई करें, अपनी एप्लीकेशन बनाइए और उस पर नेस सपोर्ट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन लगाएं। हो सकता है उसके ऊपर आपको वो एग्जेम्पशन को मान लें और आपको होम ऑफिस की फ़ीस ना देनी पड़े। अगर वो मान लेते हैं तो आपको अभी इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, आपको अभी होम ऑफिस की फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आप केस को विन कर लेते हैं तो फिर आपको वो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज मांगेंगे और उसकी बेस पर आपको स्टेटस दे देंगे। होम ऑफिस की फ़ीस आपकी फिर भी बच जाएगी। मेरा ख्याल है कि इसमें बगैर कोई वक्त वेस्ट किए, बगैर कोई इंतज़ार किए, अपना सारा एविडेंस इकट्ठा कीजिए, अपने बच्चों के 1-1 साल की डॉक्यूमेंटेशन लगाइए, उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगाइए। फ़ोटोग्राफ्स भी किसके साथ होनी चाहिए? ये नहीं कि सारे देसी बच्चे बैठे हुए हैं, सारे कोई गोरे, काले, पीले, नीले, हर तरह के जो मिलते हैं सबके साथ तस्वीरें होनी चाहिए, ताकि नज़र आए कि ये बच्चा कितना एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के अंदर रह रहा है, कितना इसका एक जो लाइफ है वो कितनी खुल चुकी है कंपेयर टू जो एक अपने कम्युनिटी के अंदर रह के बंद रहती है। ठीक है, हमारी जो एक कम्युनिटीज़ की आदत होती है वो ये कि जी अपनों में ही उठना बैठना, अपनों में ही खाना पीना, अपनों में ही कपड़े पहनने, जाके अपनों के वो कपड़े सिलाने, ये करना वो करना, वो सारी आपके वो जो अपना, आप पाकिस्तान से हैं तो वो मिनी पाकिस्तान बना लेंगे, आप वो उधर से अमृतसर से हैं तो वो मिनी अमृतसर बना लेंगे, आपने अगर कहीं से भी आप आते हैं तो वही आप उसी कम्युनिटी में रहना शुरू कर देते हैं। आपको वो जोर नहीं लगाना। जिस तरह मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और बड़े हैरान होकर सुनते हैं जब मैं उनको जवाब देता हूँ। अक्सर कहते हैं मैं जी मस्जिद से लेटर ले आऊँ। मैं कहता हूँ जी मस्जिद का लेटर लाके आपने अल्लाह मियाँ के पास जाके फ़ायदा लेना है, होम ऑफिस से फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको उसके ऊपर। मस्जिद का लेटर लगाने से क्या आप शो कर रहे हैं कि आप अपने कल्चर में, अपने मजहब में ही रह रहे हैं, उधर से आप बाहर ही नहीं निकले। अगर आप बाहर ही नहीं निकले तो आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है जी? फिर आप वापस जाइए अपनी कंट्री में। अक्सर लोग कहते हैं जो वो जी मैं उधर से गुरुद्वारे का लेटर लगा देता हूँ। सेम थिंग अगेन, आप गुरुद्वारे का लेटर लगाते हैं जी, बड़ा अच्छा है जी, बड़ा चंगा बंदा है, इतने आंदा है जी, रोज़ आके मदद भी करता है, खाना भी करता है, लोगों की खिदमत भी करता है, सारा कुछ बड़ी चंगी गल है जी। फिर जाओ तुम वापस अपनी कंट्री जाओ, इतने क्यों बैठे हो? बात सारी ये आती है कि जब आप इधर की एप्लीकेशन करते हैं, आपने प्रूव क्या करना है कि आप इतना इंटीग्रेट हो गए हैं यहाँ पे, आपका बच्चा यहाँ की इतनी पैदावार बन चुका है कि उसको यहाँ से निकाल के वापस अपनी कंट्री में डाल देना उसके साथ ज्यादती होगी। जब तक ये कानून आपको समझ नहीं आएगा आप गलतियां करते रहेंगे। अब आपके केस में क्या है जी?
आपको अपना केस नए सिरे से तैयार करना है। आपकी पहली जो भी एप्लीकेशंस थी, आपकी पहली जो भी अपील्स थी, वो सब रद्द हो गई क्योंकि आप एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर रहे थे। केस बच्चों के 7 साल होंगे यहाँ पे। अब आपने जैसी वो रिक्वायरमेंट पूरी की, आपका केस बिल्कुल नए सूरत में एक बिल्कुल फ्रेश तरीके से अब चल सकता है। मेरा सजेशन क्या होगा, सोशल वर्कर्स को इन्वॉल्व करें, टीचर्स को इन्वॉल्व करें, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करें, बच्चों के और जो फ्रेंड्स फैमिली है उनको इन्वॉल्व करें, ये सारों के एविडेंस लगा के फिर अप्लाई करें। और अब अगर आपको रिफ्यूज़ किया जाता है तो अब डिपेंडिंग अपॉन आपकी लास्ट अपील कब सुनी गई, मेरा ख्याल है आपको अभी भी अपील का राइट मिलना चाहिए क्योंकि एक डिफरेंट मामला है। और अगर आपको फिर अपील रिफ्यूज़ करते हैं, अब आपको जुडिशियल रिव्यू में जाने का फ़ायदा होगा। ये वो वाला केस है जहाँ पे बिल्कुल मैं कहता हूँ कि तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए क्योंकि आपने इतना मुश्किल वाला वक्त सारा काट लिया। वो जो 7 साल गुजारने होते हैं इलीगल, उल्टे पुल्टे छुपते, ये वो आपने गुजार लिया। अब आपका स्टेटस लेने का टाइम है क्योंकि कानून अब आपकी साइड पर है। आप अगर उसको सही तरह तैयार नहीं करेंगे, सही तरह डालेंगे नहीं, हाँ ठीक है, आप किसी के पास चले जाइए जो आपको सबसे अक्सर जो चीज़ होती है कि लोग कहते हैं जी वो जी सस्ता काम, डिस्काउंट करें, ये करें वो करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर अब फॉर एग्जांपल मैं पहले 4 दफ्तर बना के बैठा हुआ था, 25-30 लोग काम करते थे, अब सारों की वो एक टीमें बनी हुई थी, सारा कुछ चलता था। मेरे लिए वो एक टीम को मैनेज करना होता था। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने बिल्कुल सब कुछ समेट के मैं खुद अब काम को देखता हूं। अब मैं खुद देखता हूं क्योंकि वो जो एक तो बहुत ज़्यादा काम को फैलाना एक अलग बात थी, मैं अब उस तरह से करना नहीं चाहता। दूसरी चीज़, उतना काम अब रह भी नहीं गया। अगर आपने सही तरह काम करना है तो फिर उतना काम है ही नहीं। अब पहले होता था कि अच्छा चलो ठीक है जी, कोई भी चांस है आप केस को आर्ग्यू करो तो आप कहीं ना कहीं उसको जीत लेते हैं। अब इमिग्रेशन रूल्स बड़े सख्त हैं। अब अगर आपने केस को पकड़ना है, अगर आप जेन्युइनली केस को पकड़ के और जेन्युइनली क्लाइंट को बताते हो कि ये इस तरह से आपको स्टेटस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, तो अक्सर हमें ना करनी पड़ती है। मैं ना करता हूं लोगों को, मैं लोगों को बताता हूं कि ये आपका काम अभी नहीं होगा। अभी जो मैंने 2 मिनट पहले, मेरा ख्याल है जो ब्रेक से पहले था, मैंने उनको बताया कि मुझे आपका काम होता नजर नहीं आता। हो सकता है वो किसी और वकील के पास जाए, वकील का ओ जी बड़ा अच्छा केस है, बच्चे को 4 साल हो गए हैं, अभी देखो हम केस डालेंगे, आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालेंगे, 3 साल तो ऐसे गुजर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं जिस वजह से बात कर रहा हूं वो ये कि काम को समेटने का मकसद क्या है कि मैं क्वालिटी का काम करूं, वो केस पकड़ूं जिसमें जान बनती है। अब मैं अगर आपका केस पकड़ूंगा तो मैं अपने मुताबिक उसमें चार्ज भी करूंगा। हाँ ठीक है, अगर आपने सस्ता काम कराना है तो आप कहीं और चले जाते हैं, वहां पे आपको वो उसके मुताबिक ही ट्रीट करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह मैं केस को तैयार करता हूं, अगर आपको उस तरह से करना है तो किसी प्रॉपर बंदे के पास जाइए, किसी प्रॉपर वकील के पास जाएं जिसको अपना काम भी पता हो और जो वक्त लगा के अपने एक सही तरीके से आपके केस को सुन के समझ के फिर आगे भेजे। आपने बड़े पैसे लगाने हैं, आपके अगर एग्जेम्पशन नहीं मिलती तो आपको होम ऑफिस की फीस भी देनी पड़ेगी, आपको इमिग्रेशन हेल्थ सर्विस चार्ज भी देना पड़ेगा, लेकिन उसको एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर कीजिए क्योंकि जो पहले आप सारे पैसे लगाते आए वो अगर आपके वेस्ट भी हो गए हैं, क्योंकि बच्चे के अब 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, अब आप एक कानून के अंदर आते हैं जिसमें आप केस को जीत सकते हैं। प्लीज खुदारा इसको अच्छी तरह से आप प्रेजेंट कीजिए और अपने केस को सही तरह से फॉरवर्ड करें ताकि आपको कोई जीतने का चांस बने इसके अंदर से। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी। सर मैंने ये पता करना था कि मैंने 2014 में असाइलम क्लेम किया था। मैं मल्टीपल गन शूट का विक्टिम बना था पाकिस्तान में। अच्छा। तो मैं 2011 में यहाँ पे आया था जी। फिर मैंने असाइलम क्लेम किया 2014 में, क्योंकि मेरे पास वीज़ा था, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं असाइलम क्लेम कर सकता हूँ। 2015 में उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया, अपील की, लोअर कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट में उन्होंने मेरा केस रिजेक्ट किया। मैंने राइट ऑफ अपील अपर कोर्ट से मांगा, लोअर कोर्ट से मांगा, उन्होंने दोनों ने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट की रीज़न ये थी कि जो पॉइंट्स ऑफ रिजेक्शन होम ऑफिस ने दिए थे उन पॉइंट ऑफ रिजेक्शन को मैंने कवर किया। मेरे पास मेरा मेडिकल नहीं था जो मैं पाकिस्तान से भी नहीं मंगवा सका। वो यहाँ पे इन्होंने होम ऑफिस के डॉक्टर्स ने मैं एग्जामिन किया और बताया कि इसको गोलियां लगी हैं और इसको इतना अरसा हो चुका है जी। अभी अपर कोर्ट ने भी मेरी अपील रिजेक्ट की। अभी मुझे मतलब आगे जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए, या कुछ लोग मुझे कहते हैं, मैं एक साहब हैं उनको लुक आफ्टर करता हूँ, वो उनका बाईपास हो चुका है और अभी रिसेंटली उनको पिछले महीने में 2 हार्ट अटैक भी हुए हैं जी। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जुडिशियल रिव्यू में जाऊं या मैं आर्टिकल 8 के तहत उनके साथ मतलब अप्लाई करूं। अपर कोर्ट से और लोअर कोर्ट से मेरा केस रिजेक्ट इस वजह से हुआ था कि 2003 और 4 में मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन होम ऑफिस की पॉइंट्स ऑफ रिजेक्शन में वो चीज़ें नहीं थी।
जब लोअर कोर्ट में मेरा वो केस सुना गया, तो केस सुनने से 5 मिनट पहले होम ऑफिस के वकील ने मेरे वकील को फाइल दी थी कि ये इसने 2003-4 में वीज़े अप्लाई किए। मैंने वकील को कहा था कि आप इनसे टाइम मांगे क्योंकि आपके पास इनका जवाब नहीं है जी। और मुझे वहाँ पे जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। ठीक। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए? आर्टिकल 8 में जाना चाहिए या जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए? ओके, चलिए मैं बताता हूँ सर। पहली बात तो सर मैं आपको माजरत के साथ ये कहूँगा कि अब आप उस चीज़ के पीछे जा रहे हैं जो कि काफ़ी आगे निकल चुकी है। अब वो ट्रेन आपकी गुजर चुकी है, तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये कहाँ पे ट्रेन ने गलती की है और कहाँ पे मुझे उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए था। अब मसला ये है कि आपकी अपील भी आपकी डिसमिस हो चुकी है। आप अपर ट्राइब्यूनल में आपने लीव टू अपील की एप्लीकेशन डाली, वो भी ख़त्म हो चुका है, वो भी नहीं आपको मिला, और आपको अपर ट्राइब्यूनल में डायरेक्टली अपील करके भी कुछ नहीं मिला। सो आपको उन्होंने पॉइंट्स ऑफ लॉ के ऊपर रिफ्यूज़ कर दिया। यहाँ पे लोग एक चीज़ नहीं समझते, वो समझते हैं जी मेरा केस रिफ्यूज़ हुआ। केस तो रिफ्यूज़ हुआ, लेकिन केस आपका कौन सा रिफ्यूज़ हुआ? जिस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया। अब अगर एक केस के लिए 4 आइटम्स बनते हैं और आप एक आइटम लगा के उसको केस को प्रेजेंट करते हैं, तो वो केस पूरा तो नहीं आपका प्रेजेंट हुआ ना। सो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, मेरा ख्याल है, जो मेरा मशवरा बनता है, जुडिशियल रिव्यू में जब आपने जाना है अपर ट्राइब्यूनल के खिलाफ, तो आपको ये पॉइंट्स, काफ़ी चीज़ें आपको टेक्निकली कानूनी तौर पे और दिखानी पड़ती हैं। ठीक है, वो सेकंड केस ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, मैं उसमें नहीं जाता अभी। लेकिन जुडिशियल रिव्यू में तब जाते जब एक ऑब्वियस एरर नज़र आ रहा है जो सारे जजेस, सारे कोर्ट्स मिस कर रहे हैं। आपकी केस में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। आपका असाइलम का केस था, आपको क्रेडिबिलिटी पे उन्होंने रिफ्यूज़ किया, आपके उन्होंने जो भी वो 5 मिनट पहले आपके वकील को पकड़ाया। पहली बात तो आपके वकील को टाइम लेना चाहिए था वहाँ पे कि जी मैं इसका जवाब प्रिपेयर करके देना चाहता हूँ या मैं इसके इंस्ट्रक्शंस लेना चाहता हूँ अपने क्लाइंट से, और फिर मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। ये तो चीज़ आपका एक हक बनता है। लेकिन चलें, अगर वो चीज़ नहीं भी हुई, आपको उन्होंने ये भी कहा होगा कि जी आप 2011 के आए हुए हैं, 2014 में आपने जाके असाइलम किया। ठीक है, माजरत के साथ फिर कहता हूँ कि आपने कह दिया प्रोग्राम अपने सवाल के शुरू में कि जी आपको पता ही नहीं था 2011 से लेकर 2014 तक। ये चीज़ ज़रा समझने में और यकीन करने में मुश्किल होती है जजेस को, क्योंकि उनको पता है कि जब कोई इमिग्रेशन के लिए कोई भी बंदा इंटरेस्टेड होता है तो उसको ये सारी खबर, आजकल के ज़माने में तो ये सारी खबर होती है। सो ये कैसे हो सकता है कि आपको यही नहीं पता था कि आप असाइलम भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जज इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट ना करे। दूसरी चीज़, वो जो टाइम आपका गुजरा, वो उससे उनको ये लगता है कि एक्चुअली इसको बाकी खतरा नहीं था, ये बस अब आके कहानी बना रहा है। तीसरी चीज़, आप कहते हैं कि जी मल्टीपल गन शॉट वुंड्स हैं, तो क्या उसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? नहीं, गन शॉट वुंड का मतलब ये है कि आपको गोली लगी है। गोली लगने का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर स्टेट प्रोटेक्शन आपको नहीं मिली, उसका मतलब ये नहीं कि आपको परसिक्यूट किया गया, उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे मुल्क में कहीं और जाके नहीं रह सकते। रिमेंबर, जो मैं हमेशा कहता हूं कि असाइलम के अंदर सिर्फ गोलियां लग जाना सारा कुछ नहीं होता। असाइलम के अंदर आपको बताना है कि गोलियां लगी तो कौन से फियर की वजह से आपको लगी, वो परसिक्यूशन की गई तो वो क्या है, क्या वो एक दुश्मनी थी या क्या वो ऐसी चीज थी कि जिसमें आपको स्टेट की तरफ से एक खतरा है। दूसरी बात, आपको दिखाना है कि जी स्टेट से आपने कोई मदद मांगी कि नहीं मांगी, आपको मदद मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ आपको प्रूव करना है। तीसरी बात, आपको प्रूव करना है कि इंटरनल रिलोकेशन आप कर सकते थे कि नहीं। अब आपने सिर्फ जाके जोर डाला कि जी मुझे तो गोलियां लगी हैं। अब हमारे एक बड़े अच्छे साहब हैं, आज सुबह उनसे मुलाकात हुई तो मुझे उनका केस सारा याद आ रहा है आपकी बात सुन के। अब उनको भी गोलियां लगी थी। अब उनको क्या कहा गया, अब वो कहते थे, उन्होंने जो अपनी स्टोरी पेश की थी वहाँ पे जज के सामने, जज ने उसको मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि लगता ये है कि जैसे आपको रॉबरी का विक्टिम कहा जाए, कि जी आपको हमला करके आपसे गाड़ी छीनने के लिए या आपसे कोई चीज़ छीनने के लिए आपको गोली मारी गई। अब ये नहीं जज ने कहा कि गोली नहीं मारी गई आपको, वो मान लिया उसने, लेकिन वो ये कहता है कि जी मैं ये नहीं मानता कि ये असाइलम के रीजन की वजह से आपको गोली लगी। सो आपके केस में भी मुझे लगता है ऐसी ही बात है कि शायद जज ने इस चीज़ को मानने से वो इनकार नहीं कर सकता कि आपको गोलियां लगी हैं, लेकिन किस वजह से और प्रोटेक्शन मिल सकती थी कि नहीं, और इंटरनली लेके अगेन वही सारे कवानीन की बात आती कि कानून को समझते हुए अगर आप अपना केस प्रेजेंट करते तो ज़्यादा बेहतर था। मोटी बात अब कह देता हूँ क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मोटी बात यह है, जुडिशियल रिव्यू मेरा नहीं ख्याल आपको कोई फायदा है। जो दूसरी बात आपने की थी, किसी को आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप उनकी बेस पे करें, ये वो वाली बात नहीं कि आपने जाके रेस्टोरेंट में मेन्यू लिया और एक एक करके सारा कुछ करना शुरू कर दिया, सारा कुछ खाना शुरू कर दिया। डजंट वर्क लाइक दैट जी। आपने एक चीज अप्लाई की, असाइलम किया, सी इट थ्रू, उसको एंड तक लेके चलें। आपको मेरे नजदीक जो करना चाहिए, जज के सारे पॉइंट्स लेके जो क्रेडिबिलिटी के आपके पॉइंट्स हैं उसके ऊपर अपना एविडेंस लगाइए, एक एक पॉइंट का जवाब तैयार करें और एक फ्रेश क्लेम फाइल करें, जो आप लिवरपूल में जाके एक पर्सनल अपॉइंटमेंट के अंदर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, जहां आप अपना केस, जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको खत्म करके नए सिरे से अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे आपको जरूरत है किसी प्रॉपर वकील की। ऑलराइट सर,
बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। जैसा मैंने शुरू में कहा, इंशाल्लाह बुध वाले दिन मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी, फिंचली में मुलाकात इंशाल्लाह कल भी हो सकती है और परसों भी थर्सडे को भी हो सकती है। अगर आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कराना चाहते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, जो हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आता है उस पर कर सकते हैं, या हमारा 0333 वाला नंबर है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। आप अगर आप मैनचेस्टर में मिलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह बुध को वहाँ पे मुलाकात होगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।